हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। यार रात के 9 बज रहे हैं। स्वागत है आपका डे 2 में, मनी बैंकिंग के डे सेकंड में। यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी के आगे के टॉपिक्स, मतलब वेरियस मेथड्स ऑफ नोट इशू। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इन्फ्लेशन को भी कवर करेंगे, डिफ्लेशन को भी कवर करेंगे और वेरियस थ्योरीज को भी कवर हम कर रहे होंगे। डे 2 है यार, आराम से हर एक चीज को हमें कवर करना है और डेली ही तुम्हें इसी सीक्वेंस में वीडियोस मिल रहे होंगे। चाहिए तो बस एक चीज कि तुम कमिटेड रहो। इन 25 दिन तुम्हारा पूरा सिलेबस बहुत ही स्मूथली कवर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम हमारे ऑनलाइन टेस्ट परचेज करना चाहते हो, कंप्लीट पैकेज चाहिए तुम्हें टेस्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में यार मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके तुम टेस्ट सीरीज परचेज करो। 40+ उसके अंदर टेस्ट इंटीग्रेटेड है, वो भी 3 अलग अलग फॉर्म में। पूरे यूट्यूब पे किसी ने अभी तक वो चीज नहीं दी है। मेरी हर एक चीज की कॉपी होती है, चाहे वो नोट्स हो, टेस्ट हो, किसी भी चीज की, और वो कॉपी भी तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगा। टेस्ट के अंदर 3 कैटेगराइजेशन है, एक यूनिट टेस्ट है, एक कंबाइंड टेस्ट है। सर कंबाइंड टेस्ट क्या होता है? देखो, पिछले साल मैंने यूनिट टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, इस साल उसकी कॉपी बनी। इस साल मैं कंबाइंड टेस्ट ला रहा हूं, अब अगले साल इसकी कॉपी बनेगी। ठीक है, तो कंबाइंड टेस्ट में तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स के कॉम्बिनेशंस किए जाएंगे और सिलेक्टेड 40 से 50 क्वेश्चंस उसके अंदर तुम्हें दिए जाते हैं, और जो कि इनफ होते हैं तुम्हारे पूरे कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए। तो 3 कैटेगराइजेशन टेस्ट के अंदर होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा साइड में। यूनिट टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट और एक प्रो टेस्ट होता है, जो कि हमारा बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 4-4 मार्क्स के। ठीक है, तो ये 3 कैटेगराइजेशन टेस्ट के होते हैं। ओवरऑल टेस्ट की बात करूं तो 40+ टेस्ट इसके अंदर इंटीग्रेटेड होंगे, और तुम चाहो तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, 810204 और 143, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया, वहां से भी तुम जाकर उसे परचेज कर सकते हो। तो चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जब हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ नोट इशू की, तो टोटल कितने मेथड्स होंगे सर? बताइए, आप ही बता दीजिए। टोटल 5 मेथड्स हैं नोट इशू करने के। सबसे पहला है यहाँ पे सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है जिस भी किसी भी कंट्री की, उसे 100% बुलियन रखना पड़ता है। सर इंपॉर्टेंट टर्म, बुलियन होता क्या है? मतलब गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। बैकअप यहाँ पे रख कर चलना रहता है हर एक नोट का। जितने भी आप नोट्स इशू कर रहे होगे, सबके आपको बैकअप रखने हैं। इसीलिए हम इसे फुल रिजर्व सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। फिक्स्ड फिडुसियरी सिस्टम दूसरा यहाँ पे टाइप निकल कर आता है। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं अगेंस्ट रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यार ये चीज देखो यहाँ पे, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच अमाउंट इज इशूड ऑन द फेथ और फिडुसियरी ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड इज कॉल्ड फिडुसियरी लिमिट। The central bank is required to 100% gold reserve beyond the fiduciary limit. The fixed fiduciary system was adopted by England in 1844. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिमिट्स होते हैं। ठीक है, लिमिट्स क्रॉस करने के बाद आपको वो 100% का गोल्ड का बैकअप रखना होता है। ऐसे आप किसका बैकअप रखते हो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बैकअप रखते हो। बात करूं मैक्सिमम फिडुसियरी सिस्टम की, तो इस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑथराइज किया जाता है विदाउट एनी गोल्ड रिजर्व। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, आपको गोल्ड रिजर्व का बैकअप रखना होगा। मतलब एक लिमिट तक कोई भी बैकअप नहीं है, उसके बाद से बैकअप हमें रखना होता है। बात कर लेता हूं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम की, तो इसके अंदर सर्टेन परसेंटेज जो टोटल नोट्स के होंगे वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाएंगे टू बी इन गोल्ड रिजर्व, और जो रिमेनिंग होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होंगे। परसेंटेज वेरी करता है 25 से 40% के बीच में। और आखिरी आता है इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है, द सेंट्रल बैंक इज ऑथराइज्ड टू इशू नोट्स अप टू एनी एक्सटेंट बट इट मस्ट कीप अ स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे ऑथराइजेशन दी जाती है कि यार तुम इशू करो, लेकिन एक मिनिमम गोल्ड रिजर्व और फॉरेन सिक्योरिटीज का एक मिनिमम लिमिट तो यार सेट करके रखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हमें याद रखनी। इन्फ्लेशन सिंपल मतलब बतलाऊंगा, इन्फ्लेशन होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के जनरल प्राइस लेवल में बढ़ोतरी आना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इन्फ्लेशन लेटिन वर्ड इन्फ्लेयर से डिफाइन हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्लो अप और इन्फ्लेट, मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है। अब एक चीज तुम्हें मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, जल्दी कोई नहीं बताता है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है, तुम्हें मालूम है कि इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो मनी के वैल्यू में गिरावट आती है। तो इन दो चीज को क्रिस्टल क्लियर रखना, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, मनी के वैल्यू में गिरावट आ रही है। ठीक है, क्लियर रहेगा।
इन्फ्लेशन के फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहले ये एक अनइंटरप्टेड इंक्रीज है प्राइस लेवल में, मतलब ऐसे मूव करता है ना सर। ये एक मॉनेटरी फेनोमेनन है। जनरली किसकी वजह से हो पाता है? जब आपके इकोनॉमी में एक्सेसिव मनी सप्लाई हो रहे होते हैं, उस सिचुएशन में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। साइक्लिक मूवमेंट को तुम एक इन्फ्लेशन नाम नहीं दे सकते हो, मालूम है ना। साइकिल का एक चक्का याद है, कोई गोल चीज अगर होगा तो तुम ऐसे साइक्लिक मूवमेंट होता है। यहां पे दिखाता हूं, ड्रॉ हो जा भाई, तो नहीं होता है। हाँ, साइक्लिक मूवमेंट इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ होता है। इसके टाइप्स दे रखे हैं। अब टाइप्स को मैं पूरी तरह से डिस्कस नहीं करने वाला हूं। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं तुम्हें वो अंडरलाइन करने वाला हूं। सबसे पहले ये एक ऐसा टाइप का इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। जब क्या होता क्या है, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी एक्सीड द सप्लाई ऑफ द सेम। मतलब जो डिमांड होगा, टोटल डिमांड की यहां पे बात की जा रही है। आज बहुत ही मौसम सुहाना है, बाहर बारिश हो रही है, हो सकता है तुम्हें नॉइज थोड़ा बहुत आ रहा होगा। जब टोटल गुड्स का डिमांड, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड उसके सप्लाई को एक्सीड कर दे, मतलब डिमांड बहुत ही ज्यादा हो, तो उस टाइम पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होता है। ठीक, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करो, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, यहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके प्राइसेस में इंक्रीमेंट आती है, फोर्सफुल इंक्रीज होते हैं। प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप का इन्फ्लेशन है, ये जनरली बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्रीज की वजह से अकर होता है। क्यों सर? क्योंकि ये जो बिजनेस हाउसेस वाले होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं। खुद के प्रॉफिट मार्जिन के लिए ये लोग प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, कस्टमर के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सिंपली लूटने के बारे में सोचेंगे। ये प्राइसेस को बढ़ाएंगे अपने पॉकेट भरने के लिए, मोटी मोटी गड्डियां भरने के लिए। तो इसके वजह से प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन आता है। अब इस इन्फ्लेशन को दो और अलग नाम से जानते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया और एक होता है ऑलिगोपोलिस्टिक इन्फ्लेशन। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करो सेक्टरल इन्फ्लेशन की, तो यहां पे नाम से समझो, किसी सेक्टर में चेंज आने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। यहां पे दिस इज द फोर्थ मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंडस्ट्री, डीजल इंडस्ट्री। पेट्रोल की प्राइसेस तुम देख रहे हो कितने हाइक हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी महंगी होते जा रही है। यहां से, जहां पे मैं रह रहा हूं, यहां से रेलवे स्टेशन का पहले लगता था ई रिक्शा से, ऑटो से 5 रुपए, अब लगने लगा 10 रुपए। किसकी वजह से? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े। मतलब एक सेक्टर में चेंज आने से दूसरे सेक्टर में कैसे चेंज आ रहा है, ये जस्ट मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। लेकिन यहां पे बात हो रही है इन्फ्लेशन की, कि एक सेक्टर में चेंज आने से इन्फ्लेशन कैसे आता है इकोनॉमी में। फिस्कल इन्फ्लेशन हो गया। इसमें क्या होगा, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा उनके रेवेन्यू के कंपैरिजन में, जब डेफिसिट बजट हो रहा होगा, मतलब खर्चे एक्सीड हो रहे होंगे, रेवेन्यू कम होंगी। और कुछ टाइप के इन्फ्लेशन दे रखे हैं मैग्नीट्यूड और साइज के बेसिस पे। क्रीपिंग है, क्रीपिंग का रेट देखो 3% से कम होता है। वॉकिंग का 3 से 6% के बीच होता है। रनिंग 2 डिजिट में चला जाता है मेरे भाई, 10 से 20% के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और हाइपर भैया तो 100% तक पहुंच जाते हैं। तो इन चारों को एक बार रीड आउट करना इंपॉर्टेंट है। ओपन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की बात कर लेता हूं। ओपन में यहां पे क्या होता है, यहां पे फ्रीली फंक्शंस होते हैं, मतलब अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन सप्रेस्ड जस्ट उसका अपोजिट है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं सर यहां पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स दे रखे हैं जो कि मैं बिल्कुल कवर नहीं करवाने वाला हूं यार, रिवीजन करवा रहा हूं, डिटेल स्टडी नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं हर एक चीज कवर करवा दूं। तो देख ही लो, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिसके थ्रू तुम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। टोटल 3 मेजर है सर, मॉनेटरी, फिस्कल और अदर मेजर। अब मॉनेटरी के अंदर आते हैं सर, इन बैंक रेट बढ़ा दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दो, हाई रिजर्व रेशियो कर दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। फिस्कल मेजर देख लेना और अदर मेजर एक बार देख। अब एक टर्म आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डिफ्लेशन क्या है, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में गिरावट आती है, मतलब डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है डी। खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो तुम्हें समझा दे रहा हूं, जो कि है मॉनेटरी थ्योरीज। मॉनेटरी थ्योरीज में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं
फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी के बारे में। ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू तुम्हें दे दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। सिंपली फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, या क्वांटिटी थ्योरी मनी ऑफ बोल लो, जो भी बोलना है। ये किनके द्वारा दिया गया था? पॉपुलराइज हुआ था सर इरविंग फिशर के द्वारा इन द ईयर 1911। अब ये थ्योरी कौन से बुक में था? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बुक का नाम लिख दे रहा हूं, द परचेजिंग, राइटिंग गंदी है यार, काम चला। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इस पर्टिकुलर बुक में ये बातें। मतलब इरविंग फिशर जो थे, जो जिन्होंने थ्योरी दिया था, उन्होंने अपने इस बुक में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इसके बारे में, क्वांटिटी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। यहां पे देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिशर लाइक द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय इट्स सप्लाई। मनी का जो वैल्यू होता है वो उसके सप्लाई से डिटरमाइन होता है। ये यहां पे क्लियरली समझ रहे हो, सप्लाई और डिमांड। ही emphasized ऑन द यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो जनरल टर्म है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उनका कहना था देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। दो टर्म्स है सर यहाँ पे, प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी। क्यूएम लिख दू, क्वांटिटी ऑफ मनी, इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिश्ता था। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो यहां पे प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, और यहां पे मनी सप्लाई घटेगा तो पीएस भी घटेंगे। और यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप द क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। अब देखो यहां पे जो है, क्लियर कर रहा हूं, प्राइसेस, मनी सप्लाई ये हो गया, और प्राइसेस इधर गया, पी प्राइसेस, इनके बीच में डायरेक्ट रिश्ता था। लेकिन मनी सप्लाई और मनी वैल्यू के बीच में इनवर्स रिश्ता था। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी वैल्यू गिरेगा, अगर मनी सप्लाई गिरेगा तो मनी का वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर है? फिशर्स ने इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एम बी इज इक्वल्स टू पी टी। अब उसके बारे में यहाँ सारी चीजें दी गई हैं। बाद में फिर अपग्रेडेड वर्जन लाया गया, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। ठीक, अब एक थ्योरी इसी के बारे में और बताया गया, न्यू अप्रोच यहाँ पे दिया गया, इसे एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये दोनों चीजें। वैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, लेकिन के द्वारा किया था थॉमस टुकी के द्वारा इन द ईयर 1844। इसके बारे में हम और भी चीजें जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनकम थ्योरी बताया गया है इसे, और इलेबोरेट किया गया था जीएम कीन्स के द्वारा बाय गिविंग द नेम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी। पढ़ लेना, ठीक है। और ये तो कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं तो स्किप कर सकते हो। तो यार आज हमने तुम्हारे साथ डे 3 में मनी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में डे 3 जो होगा उसमें कुछ तुम्हें मेजर इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं बताऊंगा, और हम चर्चा करेंगे आरबीआई पे, और खत्म करेंगे डे 3 में मनी एंड बैंकिंग को। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस एनवायरनमेंट निपटा दिया और फाइनेंशियल मार्केट निपटा दिया, वो भी दूसरे दिन ही, और बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने तुम्हें निपटाया। तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्लास। मिलते हैं कल सुबह डे 3 में अपने नए सब्जेक्ट के साथ। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, तुम पूछते हो कि सर नेक्स्ट डे क्या पढ़ाओगे, कौन सा शेड्यूल होगा? तो शेड्यूल के लिए यार अपडेट सेक्शन में इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर लो, वहां पे मैं इससे रिलेटेड अपडेट्स दूंगा, शेड्यूल बताऊंगा, मॉक्स के लिंक वहां मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे यार आना जरूरी है, आ जाओ मेरे भाई। और देखो जिन्हें नहीं आना है वो, मतलब जिन्हें मुझे फॉलो नहीं करना, वो सिंपली जाके मेरे पेज को एक बार चेकआउट कर लेना, पब्लिक पेज है, ऐसा नहीं कि फॉलो करोगे तभी खुलेगा, पब्लिक पेज है, आराम से तुम जाके देख सकते हो। ठीक, तो यार आज के सेशन को एंड करते हैं, यहीं पे मिलेंगे कल से दोबारा डे 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।